हेलो डियर स्टूडेंट, मैं के बी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल के बी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ अपने चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। ठीक है, आइए हम चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि आप जो है 2025 यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, जो कि 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी के लिए जो पेपर यूपी बोर्ड का होने वाला है उसके अंतर्गत जो इंग्लिश का पेपर होगा क्लास 10th का, इंग्लिश पेपर के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सारी विषय में हम डिस्कस करेंगे और आप इंग्लिश में कैसे 100 में 100 ला सकेंगे और कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है, कौन सा जो है आपको ऐसे तैयार करना है, कौन सा सेंट्रल आइडिया तैयार करना है, मतलब आपको कैसे आंसर राइटिंग करना है, कितने अच्छे नंबर आप इसमें ला सकते हैं, ये सारा जितना भी प्रोसेस है उसके सारा मेथड हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए ताकि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो छूटे ना। ठीक है, आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इस संदर्भ में। आप सभी जानते हैं कि जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, इंग्लिश का पेपर जो होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। आप सबको पता है कि वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। इन 20 क्वेश्चन में जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, आप सबको पता है कि वह ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और उसका आंसर जो होता है आपको OMR शीट पे काला करना होता है। तो ये जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन्हें OMR शीट पर आपको काला करना है, वो सेक्शन ए में आते हैं और सेक्शन बी में जो होते हैं वो आंसर राइटिंग होते हैं, डिस्क्रिप्टिव करना होता है, अर्थात आपको उसका आंसर रिटन में लिखना होता है। तो इन जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस होते हैं कितने महत्वपूर्ण होते हैं इनका आंसर राइटिंग हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए, तो आप देखते हैं सेक्शन बी में। आप सबको पता है सेक्शन बी में सबसे पहले एक अनसीन पैसेज आता है और वह अनसीन पैसेज जो कि आपका 7 नंबर का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश पेपर में 100 में 100 लाना चाहते हैं या 95 एबव लाना चाहते हैं तो आपका यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है अनसीन पैसेज का। आप सबको पता है सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन होता है वो अनसीन पैसेज होता है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है जो अनसीन पैसेज होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अनसीन, अर्थात ये आपके सिलेबस से हटके होता है, आपके सिलेबस में नहीं दिया होता है, एक पैसेज कहीं से भी ले लिया जाता है और वह अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको समझना होता है और उसका आंसर आपको जो क्वेश्चन नीचे दिए होते हैं उन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका आंसर आपको इसी पैसेज में से फाइंड आउट करना होता है। तो अगर आप अच्छे से एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं तो आपको आंसर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर आपका पैसेज का जो है स्टोरी अर्थात तो इसका जो सेंस है वो अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आंसर राइटिंग में आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए, तो हम सबसे पहले इस पैसेज का आंसर ही पैसेज को समझ लेते हैं हिंदी में, इस पैसेज का क्या अर्थ है। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चन का आंसर हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इससे बेहतर हम आपको एक और आइडिया बताना चाहते हैं जो कि ट्रिक है। आप पैसेज पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो आपको आंसर और भी जल्दी से निकालने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं जो हम इसके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस पैसेज को पढ़ के हिंदी समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पैसेज में। चारों क्वेश्चंस को देखिए आप, सबसे इम्पॉर्टेंट है इन क्वेश्चन को समझना और देखना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव। ग्रीस के जो राजा थे उनकी कितनी पुत्रियां थी। पहला क्वेश्चन है, ग्रीस के जो राजा थे, हाउ मेनी डॉटर्स, कितनी पुत्रियां, ग्रीस के राजा की कितनी पुत्रियां थीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, उन सब में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड साइकी प्रे टू द गॉडेज ऑफ ग्रीस, जो साइकी थी वो ग्रीस की देवी से क्या निवेदन किया, क्या प्रार्थना किया। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव वर्ड का पैसेज में दूसरा मीनिंग कौन दिया है, मतलब अनअट्रैक्टिव का सैनोनिम्स आपके पैसेज में कौन सा दिया है। तो यही आपको देखना है। इसका आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप एक बार पैसेज पढ़ लीजिए और उसका आंसर निकाल लीजिए। चलिए देखिए, हम इस पैसेज को पढ़ने वाले हैं, आप इस पैसेज को ध्यान से देखिए। लॉन्ग लॉन्ग एगो, या देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन ग्रीस। ग्रीस में बहुत समय पहले एक राजा थे
ही हैड 3 लवली डॉटर्स, उनकी 3 सुंदर पुत्रियां थी। द फर्स्ट डॉटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, पहली वाली बेटी बहुत ही सुंदर थी। द सेकेंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट, दूसरी जो बेटी थी वो पहले वाले से भी ज़्यादा सुंदर थी। बट द थर्ड वॉज फेयरेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो तीसरी पुत्री थी वह सबसे ज़्यादा सुंदर थी। बट द थर्ड वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, जो तीसरी थी वह सबसे ज़्यादा सुंदर थी। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, वह इस दुनिया में सबसे अधिक सुंदर लड़की थी। हर नेम वॉज साइकी, उसका नाम उसका नाम जो है साइकी था। वेनस द ग्रेट गॉडेज ऑफ ग्रीस, ग्रीस की जो महान देवी थी जिसका नाम वेनस था, वॉज एंग्री विथ हर, वह हमेशा उससे गुस्सा होती थी, साइकी से गुस्सा करती थी। सी वॉज ए जीलस ऑफ हर ब्यूटी, वह उसकी सुंदरता से, सी वॉज ए जीलस ऑफ हर ब्यूटी, तो जो गॉडेज थी, जो ग्रीस की गॉडेज थी, देवी थी वेनस, वह उसकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती थी या उसकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा जलती थी। सी कॉल्ड साइकी टू हर पैलेस, सी कॉल्ड साइकी टू हर पैलेस, उन्होंने साइकी को अपने महल में बुलवाया। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारा एज कितना है, तुम कितनी एज की हो, तुम्हारी आयु कितनी है। तो साइकी आंसर्ड, साइकी ने उत्तर दिया, ग्रेट गॉडेज, हे देवी, आई एम 19, मैं 19 साल की हूँ। तो साइकी ने उत्तर दिया कि मैं जो है 19 साल की हूँ। आई एम 19, मैं 19 साल की हूँ। वेनस लाफ्ड, जो ग्रीस की देवी थी वेनस, वो हंस पड़ी। एंड सेड, और कहा, यू आर यंग, तुम युवा हो, बट नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन तुम सुंदर नहीं हो। यू आर अगली, तुम बिल्कुल भी एकदम कुरूप हो, मतलब सुंदर नहीं हो, अच्छी नहीं लगती हो। नो बडी विल मैरी यू, कोई भी व्यक्ति तुमसे शादी नहीं करेगा। साइकी वीप्ड, साइकी रोई। एंड प्रेड, और निवेदन की उनसे कि कीप मी एज योर सर्वेंट प्लीज, साइकी ने गॉडेस से निवेदन किया, प्रार्थना किया कि आप मुझे अपनी जो है नौकरानी बना लीजिए, आप अपनी सेवा में मुझको रख लीजिए, ऐसा साइकी ने निवेदन किया। आई विल सर्व यू वेल, मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा साइकी ने निवेदन किया गॉडेज, ग्रीस के गॉडेज जो थी वेनस से। तो अब आइए, इन क्वेश्चन का आंसर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, आप देख लीजिए। देखिए, तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही आसानी से, पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस, ग्रीस के राजा की कितनी पुत्रियां थी, तो आप सबको पता था द किंग ऑफ ग्रीस हैव 3 डॉटर्स, कितनी पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां थी। दूसरा क्वेश्चन हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तो आप सबको पता था कि तीसरी वाली लड़की उनकी सबसे सुंदर थी, तो द थर्ड डॉटर वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। तीसरा क्वेश्चन व्हाट डिड साइकी प्रे टू द गॉडेज ऑफ ग्रीस, साइकी ने जो ग्रीस की देवी से क्या निवेदन किया, तो आप सबको पता है कि साइकी ने ग्रीस के गॉडेज से निवेदन किया था कि वह उनको अपनी सेवा में रख ले। तो साइकी प्रे टू द गॉडेज ऑफ ग्रीस टू कीप हर एज हर सर्वेंट, कि वह अपनी सेवा में रखने। चौथा क्वेश्चन था कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव का पैसेज में दूसरी मीनिंग कौन सी है, अर्थात इसका सिनोनिम्स है। अनअट्रैक्टिव जो अच्छा न लगता हो, जो कुरूप हो, तो आपका क्या था अगले, अगले माने कुरूप, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आंसर आपका अगले, अगले मतलब बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। तो इस प्रकार सेक्शन ए का अनसीन पैसेज का आंसर आपने आसानी से कर लिया। अब दूसरा देखिए, अब अनसीन पैसेज के बाद जो क्वेश्चन हमको आता है, ये देखिए, ठीक, अनसीन पैसेज के बाद का जो क्वेश्चन है वो है 22 देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में ए और बी दो रहेगा, ए और बी में दोनों में से कोई एक करना है, एक होगा एप्लीकेशन, एक होगा लेटर। ए में देखिए राइट एन एप्लीकेशन, एक में लेटर एप्लीकेशन लिखा हुआ कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 3 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो पहले वाले में कहा है कि अपने प्रधानाचार्य जी को 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, उनसे ये बताइए कि आपके कजन चचेरी बहन की शादी है। दूसरा कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। दूसरा कह रहा है कि आप अपने मित्र को एक पत्र लिखिए और उसको इनवाइट करिए कि आपका बर्थडे है और अटेंड करने के लिए। तो ये दोनों में से कोई भी एक आपको
कोई भी एक आपको करना है, ए और बी, सेक्शन ए और बी में से कोई भी एक आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा एप्लीकेशन ही लिखिए, आप एप्लीकेशन का उत्तर दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन में आपका फुल मार्क्स मिलता है। तो अगर आप एप्लीकेशन लिख लेते हैं, एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर जो होता है वो जानते हैं, तो एप्लीकेशन में आपको फुल का पूरा नंबर मिलता है। तो चलिए हम पहले एप्लीकेशन ही लिख लेते हैं, राइट एन एप्लीकेशन जो आया है प्रिंसिपल के लिए वही लिख लेते हैं। तो देखिए आंसर नंबर 22 का ए आपको करना क्या है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों डालते हैं, जब आंसर देना होता है तो क्वेश्चन आंसर नंबर 22 ऐसा करके डालते हैं। ऐसा आपको कदापि नहीं करना है, क्योंकि आपको बेस्ट इंप्रेशन देना है, आपको फर्स्ट इंप्रेशन आपको बहुत अच्छा जाना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आंसर नंबर 22 ए, क्यों मतलब आपको आंसर नंबर ही डालना है। आंसर नंबर 22 का कौन सा कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, तो आप 22 का ए करिए और उसमें आपको लिखना होगा एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। चूँकि आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे, डाल देंगे, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं हम शुरुआत कैसे करते हैं एप्लीकेशन का। जब हम हेडिंग लिख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हम जब लिखना शुरू करते हैं, देखिए यहाँ पे टू द प्रिंसिपल जेएम इंटर कॉलेज, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सेवा में प्रधानाचार्य जेएम इंटर कॉलेज कानपुर। तो सेवा में मतलब यहाँ पे देखिए टू दिख रहा है ना, तो आपको टू जो लिखते हैं, टू मतलब सेवा में, तो टू के जस्ट नीचे नहीं लिखना है आपको, टू के थोड़ा सा साइड में द प्रिंसिपल लिखना है। टू द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल के नीचे आपका विद्यालय का एड्रेस, टू द प्रिंसिपल, फिर ये एड्रेस। इसके बाद आपको सब्जेक्ट जो डालना है वो टू के जस्ट नीचे डालना है, सब्जेक्ट टू के जस्ट नीचे डालना है। और सब्जेक्ट मतलब आप किस विषय पे लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए क्या लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र। उसके बाद अगला आप जो सर लिख रहे हैं, सर आपका टू के जस्ट नीचे होना चाहिए, ये सर वर्ड ये आपके टू के नीचे होना चाहिए, ठीक। और फिर आप जब सर लिखे थोड़ा सा कॉमा करके आपको यहाँ से शुरू करना है, जस्ट द प्रिंसिपल के नीचे से आपकी लाइन शुरू करना है जो लिखना है एप्लीकेशन हमको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से सविनय निवेदन है डैट माई कजन्स मैरिज इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग 16 नवंबर एट प्रयागराज। सविनय निवेदन है कि मेरे चचेरी बहन की शादी आगामी 16 नवंबर को प्रयागराज में हो रहा है। आई हैव टू अटेंड द मैरिज, मुझे शादी अटेंड करना है। एज चूँकि माई फादर इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू डू, चूँकि मेरे पिताजी ऐसी स्थिति में नहीं है कि शादी अटेंड कर सके। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। फ्रॉम 11th to 13th नवंबर, 11 नवंबर से 13 नवंबर तक। आई शेल हाईली ऑब्लाइज टू यू, ये भाई लास्ट लाइन आप जरूर लिखिएगा, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। तो ये जैसे हमने आपको लिखी, लास्ट लाइन आपको ज़रूर लिखना है। यहाँ से जब लिखते हैं ये वाली आपको लाइन, यही आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि द यहाँ पे रिस्पेक्टफुली के नीचे आपको ये वाली लाइन, दूसरी लाइन लिखनी है। जो दूसरा पैराग्राफ आप बना रहे हैं रिस्पेक्टफुली के जस्ट नीचे बनना चाहिए, ध्यान रहे रिस्पेक्टफुली के जस्ट नीचे। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी जो कि 11 नवंबर से 13 नवंबर तक देने की कृपा करें। आई शेल हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। ये लाइन लास्ट में ज़रूर लिखिए। तो ये आपका जो सिस्टम होगा एप्लीकेशन लिखने का, ये फॉर्मेट है और इससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, इसमें एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अगर आप इस फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं तो फॉर्मेट पे ध्यान देंगे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए आप हमेशा एप्लीकेशन को सिलेक्ट करिए और वैसे ही लिखने का प्रयास करिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 23। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 and 100 वर्ड्स। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें आपको निबंध लिखना होता है। तो आप जानिए क्वेश्चन नंबर 23 में निबंध लिखना होता है। इसमें भी ए और बी 2 टॉपिक दिए रहते हैं, एक ए होता है एक बी। ए और बी में दोनों में से कोई एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है, ठीक। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फायदेमंद वाली बात ये होती है कि जिस भी टॉपिक को लिखना है आपको ना, उसके लिए हेडिंग दे दी जाती है। जैसे देखिए यहाँ लिखना है राइट अ
रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पर आप एक निबंध लिखिए जो 60 से 80 वर्ड में होना चाहिए। अब बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन कर है कि जो नीचे हिंट्स दिए गए हैं उसको आप आधार बना के, तो देखिए स्कूल ऑफ डेकोरेशन एक हेडिंग, फ्लैग हॉइस्टिंग झंडा फहराना 2 हेडिंग, कल्चरल प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 हेडिंग, स्पीच बाय प्रिंसिपल प्रधानाचार्य एंड अदर प्रधानाचार्य और दूसरे अध्यापकों द्वारा दिए गए भाषण। अगला हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स और मिठाइयों का बांटना। तो ये कई हेडिंग हो गई, तो ये सारी हेडिंग डाल के आपको लिखना होता है। तो ये काफ़ी आसान होता है, निबंध लिखना बेहद ही आसान हो जाता है क्योंकि आपको हिंट्स मिल जाते हैं, आपको हेडिंग मिल जाती है, बस ये हेडिंग डाल के आप उस निबंध को लिख दीजिए। आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, बहुत अच्छे से लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए। आप ग्रामेटिकली आपका थोड़ा सा गलत भी रहेगा, फिर भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 23 से ए और बी, चूँकि दो होते हैं निबंध, 2 निबंध आते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो ये कैसे हो गया, और एक और रहता है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा होता है, ये देखिए दूसरा, ठीक, यहाँ पे देखिए दूसरा है, बी है राइट एन आर्टिकल ऑन बर्थडे पार्टी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग। वही चीज़ इसमें भी करा है कि इसमें करा है कि आप बर्थडे पार्टी पे एक आर्टिकल लिखें। आर्टिकल हो या रिपोर्ट हो, है इसका मतलब ये है कि निबंध लिखना है आपको, चाहे आर्टिकल हो चाहे रिपोर्ट हो, इसका मतलब है निबंध लिखना। तो आपको बर्थडे पार्टी पे, अपने किसी एक दोस्त के बर्थडे पार्टी पे 80 से 100 वर्ड में आपको एक निबंध लिखना है और ये हेडिंग दी गई है, इन हेडिंग को डाल के लिखना है। तो जैसे दिखा है हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक हेडिंग। टाइम एंड प्लेस समय और स्थान दूसरी हेडिंग। डिस्क्रिप्शन वर्णन तीसरी हेडिंग। और यहाँ पे दिया हुआ है जो सेलिब्रेशन और आपने कैसे सेलिब्रेट किया ये अगली हेडिंग। और योर इम्प्रेशन और बर्थडे पार्टी में आपका क्या प्रभाव रहा, मतलब आपका इम्प्रेशन, ये हेडिंग है। तो इन हेडिंग को आप दिमाग में रख के लिख सकते हैं। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 23 में ए बी में से कोई एक लेके आप उस पर निबंध लिख दीजिए जो 80 से 100 शब्दों में लिखना है। और बहुत आसानी से, आप हेडिंग दिया रहता है ना, तो कोई भी स्टूडेंट बड़े आसानी से लिख लेता है और इसमें पूरा का नंबर लगभग सारे नंबर मिल जाते हैं। इसलिए आप इसको जरूर लिखें, दोनों में से कोई एक। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि क्वेश्चन नंबर 24 में ए बी सी डी ये 4 होते हैं, 4 ए बी सी डी 4 होते हैं। और ये 4 कितने नंबर के होते हैं, 10 नंबर का। अगर आपको इंग्लिश में 100 में 100 लाना है, या जिस भी स्टूडेंट को 100 में 100 चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 उसका पूरा का पूरा सही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 24 के ये अगर सही नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से उसका 100 में 100 आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ग्रामर के क्वेश्चन है। तो ये ग्रामर इसमें क्या देता है, देखिए ए में एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए देता है, और बी में आपका एक एक्टिवाइज से पैसिवाइज का सेंटेंस देता है, एक्टिव देगा पैसिव बनाना होगा। और सी में एक पंक्चुएशन का सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसे आप पंक्चुएट करेंगे 2 नंबर का। तो 2 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 नंबर का पैसिवाइज, 2 नंबर का पंक्चुएशन, और डी जो होगा वो होगा ट्रांसलेशन, मतलब 4 नंबर का आपका ट्रांसलेशन आएगा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको बड़े ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो हमारे जो भी विद्यार्थी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाते, या एक्टिव पैसिव वाइज नहीं कर पाते, पंक्चुएशन नहीं कर पाते, ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, मैं उन सब को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज की मैंने वीडियो बना के आपके चैनल पर अपलोड किया हुआ है, और मैंने उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पैसिव वाइज सारा का सारा पढ़ाया गया है और अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। तो जिन विद्यार्थियों को पैसिव वाइज अच्छे समझ में नहीं आती है, वो हमारे वीडियो पे जाके उनको बेसिक कंसेप्ट से लेकर सारी वीडियो देख ले, और एक बार देखने के बाद उनका कभी भी ये गलत होने वाला नहीं है। पैसिव वाइज पक्का उनको 2 नंबर 100% मिलेगा, कभी भी गलत नहीं होगा। और रही बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो अभी मैं इस समय कंटिन्यू अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, हम लगातार टीच कर रहा हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो इसका पढ़ा के वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ। तो इसको आप देखते रहिए ताकि वो भी वीडियो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सही हो जाए। पंक्चुएशन जो हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे, बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यह एक डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस होता है। इसमें हमें कैपिटल देखना है, कैपिटल लेटर को ध्यान रखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को ध्यान रखना है, और इधर रिपोर्टिंग जो स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच में देखना है, इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, सिंपल होगा तो कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। बहुत ही आसान होता है। तो जैसा मैं बताते चल रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये एक भी गलत होने वाला नहीं है, और जो 10 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 24 आने वाला है वो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अब रही बात ट्रांसलेशन की, क्वेश्चन नंबर 24 का सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 नंबर का आता है ट्रांसलेशन। तो दोस्तों साथियों, ट्रांसलेशन हमने
अपने चैनल पे पढ़ा के अपलोड किया हुआ, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। आप वहाँ से भी जो है ट्रांसलेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसका आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आइए हम इसको ट्रांसलेट कर लेते बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ए देखिए, शी सेड टू मी आई लाइक यू सो मच। इसका हमें क्या बनाना है, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट इसका बनेगा, तो यहाँ पे देखिए हमने बना के रखा है, आप देखिए सी टोल्ड मी डैट सी लाइक्ड मी सो मच। कैसे बना इसका डिटेल वीडियो आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, दूसरा आपका पैसिव वॉइस का है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ही टीचेज मी एट होम, वह मुझे घर पे पढ़ाता है। अब उसका हम अगर यहाँ पे देखिए बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई एम टॉट बाई हिम एट होम। इसका भी रूल आप हमारी वीडियो पे जाके डिटेल में देखिए। और अगला देखिए पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन देखिए यहाँ पे आई सेड टू हिम वाई आर यू सो लेजी। देखिए आई स्मॉल लेटर में है, इसको कैपिटल में करना है। यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ वाई से लेकर लेजी तक रिपोर्टेड स्पीच है। ये इंट्रोगेटिव है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसका ये जो बनेगा इस तरीके से बन जाएगा। देखिए आई सेड टू हिम और उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में वाई आर यू सो लेजी और क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये आपका पंक्चुएट हो गया। तो ये भी आपका 2 नंबर का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम ट्रांसलेशन की। ठीक, ट्रांसलेशन बहुत ही आसान होता है और बहुत ईजी होता है। यहाँ से नंबर आपके कटने वाले नहीं हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए। देखिए वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में अच्छी होती है। देखिए वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में अच्छी होती है। द रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल सीजन्स। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, मतलब ग्रीनरी इज विजिबल ऑल अराउंड। उसके बाद देखिए कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। द रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। वर्षा एवं वन एक दूसरे पर निर्भर है। रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर है। ये देखिए इसका ट्रांसलेशन भी हो गया। वैसे अगर आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत सीखना है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और वहाँ ट्रांसलेशन नाम से जो लिंक आपको मिले उसको आप जो है ओपन करके वीडियो को अच्छे से पढ़िए। सारे वीडियो देखिए ट्रांसलेशन संबंधित, आपका ये क्लियर हो जाए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए आप आंसर द फॉलोइंग इन 30 एंड 40 वर्ड्स। देखिए अब आपका प्रोज सेक्शन शुरू हो गया। इसमें देखिए ए एंड बी, मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। चूँकि 30 से 40 शब्दों में जिसका उत्तर देना है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और ये 3-3 नंबर के आने हैं। ए और बी, इसमें ए भी करना है और बी भी करना है। हाँ, ए में 2 क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक और अथवा में करके दिया हुआ है। बी में भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया अथवा में, अर्थात तो टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, टोटल क्वेश्चन 4 है। इन 4 में से केवल किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और आपको ये 6 नंबर के लिए एकदम फिक्स है। तो जो भी प्रश्न का उत्तर है आप इसको याद किए रहिए और उसको जो है आप आंसर राइटिंग कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया है, तरीका आपको सबसे आना चाहिए कि आप जो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे कॉपी में, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले और एक भी कटे ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि जितने भी क्वेश्चन हम इसमें बताएंगे, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उनके एग्ज़ाम में 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये प्रश्न आ जाएंगे। तो जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, इन प्रश्नों की तैयारी आप अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 25 का हम कौन सा आंसर देने जा रहे हैं, ए का देने जा रहे हैं, ए का नहीं, ए का अथवा, मतलब हमको पहला वाला नहीं आ रहा है और वाला आ रहा है, तो हम ऐसे डालेंगे आंसर नंबर 25, ऐसे हम डालेंगे आंसर नंबर 25, आंसर नंबर 25 डालेंगे और 25 का ए का और, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए 25, आंसर नंबर 25 ए का और अथवा, चूँकि हम अथवा करने जा रहे हैं, हम फर्स्ट नहीं कर रहे हैं, ए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम और वाला कर रहे हैं, तो हमें डाल देना होगा कि क्वेश्चन आंसर नंबर 25 का ए का अथवा। इस प्रकार आंसर हम यहाँ पे दे देंगे। और बी में देखिए अब यहाँ पे जैसे दिया ना बी, तो आप यहाँ पे देखिए हम बी में क्या करने जा रहे हैं, बी का जो है, बी का यहाँ पे देखिए बी और अथवा, तो हमें आंसर बी का आ रहा है, मतलब अथवा का नहीं, पहला ही आंसर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी, मतलब आंसर नंबर 25 का ए हो गया और बी, 2 शॉर्ट आंसर हो गए। तो जब 2 शॉर्ट आंसर हो गए तो हम इस तरीके से इसको आंसर राइटिंग करेंगे। तो ध्यान रहे आपका आंसर राइटिंग इसी तरीके से होना चाहिए, आंसर नंबर 25 ए हो और एक अथवा है तो आप डाल लीजिए ए का
और बी है तो बी। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये 3 3 6 नंबर का आता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 26 ये देखिए, ये प्रोज से है। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो जो प्रोज का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर का आता है आपका, तो इसमें भी ए और बी 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन इसमें दोनों में कोई एक करना है। देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, मतलब जो 2 क्वेश्चन दिए गए ए बी, इनमें से कोई एक करना है आपको। दोनों में से कोई एक ही करना है आपको, ये ध्यान रखना है। तो ए बी में से दोनों में से कोई एक कर लीजिए। 4 नंबर का होता है। तो देखिए, व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करते समय किन कठिनाइयों का सामना किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली। बस कंडक्टर ने वल्ली का स्वागत कैसे किया, मतलब बस स्टैंड पे। तो यहाँ देखिए आपको जो भी आ रहा है, तो हमको अगर मान लीजिए सबसे पहले कौन आ रहा है, बी आ रहा है। मान लीजिए बी आ रहा है, बी का आंसर हम लिखना चाह रहे हैं, तो आप आंसर राइटिंग करिए। आंसर नंबर 26 का बी ऐसे डाल दीजिए। आंसर नंबर 26 का बी अगर आप ऐसे डाल लेते हैं तो देखिए आपकी जो कॉपी का मूल्यांकन होता है ना, सबसे पहले जो टीचर मूल्यांकन करते हैं, अगर आंसरिंग आपने अच्छे से नहीं किया तो आपका मार्क्स वहीं से काट लेते हैं, नंबर वहीं से कट जाता है। तो आपका नंबर एक भी ना कटे और आपका गुड इंप्रेशन जाए, बेस्ट इंप्रेशन जाए टीचर पर, इसलिए आप आंसर राइटिंग अच्छे से करिए और आंसरिंग नंबर भी अच्छे से डालिए। तो आंसर नंबर 26 का सी। और हम बार बार करें, जो भी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में इन क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है। आप 95% ज़्यादा उम्मीद है ये प्रश्न आएंगे। आइए हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 ये आपका पोएम स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 28 ये आपके पोएम से रिलेटेड है, तो बहुत ही आसान है। देखिए, वाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। देखिए जितनी भी आपकी पोएम है उन सब से शॉर्ट आंसर जो होते हैं, उन सब से शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है, या फिर और अथवा राइट 4 लाइन पोएम्स, या फिर 4 लाइन की पोएम आपके एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, मतलब आपकी किताब में जितनी भी पोएम दी गई है उन पोएम में से किसी भी पोएम से 4 लाइन की कविता आप लिख दीजिए। तो 27 क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ये 3 नंबर का होता है और ये सभी स्टूडेंट और सभी बच्चे बड़े आसानी से ला सकते हैं, जैसा कि मैं उनको बता रहा हूँ। बस देखिए, चूँकि सारे पोएम का क्वेश्चन आंसर याद करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, आपके पास समय का अभाव हो सकता है, इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप क्वेश्चन 27 के लिए 4 लाइन की 2 पोएम याद कर लीजिए। 4 लाइन के 2 पोएम याद कर लीजिए। 4 लाइन के 2 पोएम याद रखेंगे। अगर एक पोएम आ भी गया, चूँकि देखिए यहाँ लिखा है डोंट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अगर आपके पेपर में कोई पोएम दिया है तो आप उस क्वेश्चन पेपर में जो पोएम दिया है अगर उसको आप 4 लाइन लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। इसीलिए हम करें कि अगर आप 4 लाइन के 2 पोएम याद रखेंगे, अगर एक आपके पेपर में आ भी गया तो दूसरा आपके पास सेफ रहेगा, तो आप उसको लिख देंगे जो पेपर में नहीं आया है। तो आपके ये 3 नंबर एकदम फिक्स है। तो हमारे डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, हम आपको ये सुझाव दे रहे हैं कि आप 2 4 लाइन की पोएम याद कर लीजिए। दोनों में से कोई एक अगर आ भी गया तो एक आपको लिखने के लिए आपके पास सेफ रहेगा और ये 3 नंबर आपका फिक्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन 28, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, सेंट्रल आइडिया है। यहाँ आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्वेश्चन जो 28 है इसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया देखिए, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, अमांडा, इन तीनों में से, मतलब ये 3 पोएम से किसी इसमें करा है कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दो, मतलब इन तीनों में से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया, जो ये तीनों पोएम दी गई हैं इनमें से किसी एक पर आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया मतलब पोएम के विषय में किसने लिखा, क्या विचार व्यक्त किया, उसका उद्देश्य क्या था, ये जो होता है वो सेंट्रल आइडिया होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 आपको पोएम दिया है। अगर इन तीनों पोएम का सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि बोर्ड पेपर जो 2025 में होने वाला है इंग्लिश के लिए, उसमें से आपको एक जरूर मिल जाएगा। 100% वैसे मिलने के लिए तो कम से कम 2 मिल जाएंगे, लेकिन 2 नहीं मिलेंगे तो एक आपको जरूर मिल जाएगा। हो सकता है तीनों मिल जाए, तो इसलिए हम आपको करें इन 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिए। आपका ये भी 3 नंबर फिक्स है, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 27 से मिल जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 से, एक भी कटने वाले नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29
9। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 एंड 40 वर्ड्स। फिर वही शॉर्ट आंसर। तो देखिए ये सप्लीमेंट्री का आपका है, ये सप्लीमेंट्री से शुरू हो रहा है। सप्लीमेंट्री के शॉर्ट आंसर आपको केवल एक लिखना है। ये देखिए ए और बी दो क्वेश्चन है, ए और बी, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ए और बी में से किसी में से, ए और बी में दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। ए और बी में से दोनों में से कोई एक का आंसर आपको देना है, और एक का कितने मार्क्स का है, 3 नंबर का। ये आपका 3 नंबर का मिल जाएगा। ये सप्लीमेंट्री का है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ थिफ हरी सिंह हुआ, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। दूसरा, वाइज मिसेज पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, श्रीमती पंफ्रे जो है ट्रिकी के विषय में क्यों चिंतित थी। तो हम दोनों में से जो भी आंसर देना चाहेंगे, जैसा कि हमने बताया, आंसर नंबर डालिए 29 का मान लीजिए बी करना है तो बी डाल देना है। कुछ यहाँ 29 नहीं लिखा है, गलती से छूट गया है, तो आपको डालना है आंसर नंबर 29 का बी और यहाँ पे लिख देना है मिसेज पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी। श्रीमती पंफ्रे जो है ट्रिकी के विषय में परेशान थी, बिकॉज क्योंकि ही लुक्स रेस्टलेस, चूँकि वह परेशान दिख रहा था। और सी थिंक, उन्होंने सोचा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, उन्होंने सोचा कि शायद उनका कुत्ता जो है कुपोषण का शिकार है, तो इसलिए ये आंसर लिख दिए। तो मतलब दोनों में से कोई एक आंसर आपको कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों हमने आपको दिया है, इनके प्रबल आने की संभावना है बोर्ड एग्जाम 2025 में इंग्लिश पेपर में, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब देखिए ये भी सप्लीमेंट्री का है, तो एक तो शॉर्ट आंसर आएगा उसमें से लिखने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा। लॉन्ग में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो 2 में से कोई एक भी करना है। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स में, कितने वर्ड्स में, 60 वर्ड्स में। इन 60 वर्ड्स में आपको एक लिखना है। तो आप याद रखिए कि ए और बी जो 2 दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक जो आपको अच्छे से तैयार हो। जैसे देखिए गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिंडा, मैटिंडा का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली से टीचर इन हर लाइफ, या भोली के अध्यापक का उसका जीवन में क्या भूमिका रही है उसका वर्णन कीजिए। दोनों में से जो भी आपको तैयार है उसका आंसर आप देंगे। तो यहाँ भी लिखेंगे आंसर नंबर 30, अगर ए कर रहे हैं तो ए डाल लेंगे, आंसर नंबर 30 का ए, और आप इसके आंसर को लिख लेंगे। तो जहाँ जैसे कि यहाँ पे देखिए सब आंसर लिखा हुआ है, तो हम आपसे यह ज़रूर कहेंगे आप इन आंसर को ज़रूर तैयार कर लीजिए, और ताकि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए इस प्रकार से जो सेक्शन बी में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड, वो क्वेश्चन हमने संभावित क्वेश्चन को आपको बता दिया है। तो हम अपने सभी स्टूडेंट से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इंग्लिश में अच्छा से अच्छा नंबर लाएँ, अंग्रेजी में आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहे, इसके लिए मैं आपके साथ लगा हूँ। और भी जो है क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करूँगा, और संभावित क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के पश्चात मैं आपके पास ज़रूर ले आऊँगा। और आप हमारे वीडियो में, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और सारी जितनी भी वीडियो मैं बना के अपलोड कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम समय, उसको ज़रूर देखिए। चूँकि मैं बोर्ड एग्ज़ाम जो फरवरी 2025 में होने वाला है उससे संबंधित बहुत सारे पेपर अभी मैं बनाऊँगा और उसको अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। अगर आप हमारे जितने भी क्वेश्चन और जितने भी हम मटेरियल आपको दे रहे हैं, अगर उतना आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका इंग्लिश में बहुत ही बेहतर और अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, यहीं से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी भी हमारे चैनल पे जो स्टूडेंट नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ज़्यादा बेहतर होगा आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, ताकि जो है अन्य लोग जो अभी तक इससे अनजान हैं उनको भी पता चले और इस चैनल पे आके हमारे वीडियो को देखें। ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दो। ओके, थैंक यू गाइस।